हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आई थिंकिंग। तो दोस्तों, अभी नीट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ट्रिक और टू द पॉइंट हम रिवीजन ले आए हैं। जो जो पूरा चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही वही मैं डिस्कस करूंगा, है ना। मतलब कम समय में मुश्किल से 15 से 20 मिनट अपना टारगेट है। सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, है ना। और आपको अप्लाई भी कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा। अपना कोशिश यही होता है कि आपको कम समय में मैक्सिमम चीज़ें दे दें, है ना। ठीक है, फिलहाल ये ट्रिक टेक्निक के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ए, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है जो बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि पूछता है आपसे, बताइए गिवन डाटा होगा, बोलेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये जो लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मूला, ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा आपके पास, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मतलब देखो जहाँ पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपके पास डाटा यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले वाले डाटा में आपको दिख रहा है साफ साफ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे Cr+3 से Cr में जा रहा है ना। यहाँ पे पहले वाले में Cr3+ से किस में जा रहा है, Cr जा रहा है। मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो भी रिडक्शन गिवन है ना। और आपके पास दूसरे MnO4, अब यहाँ पे आपको तो कुछ दिख नहीं रहा है, MnO4, और यहाँ पे क्या है, Mn2- है ना। यहाँ पे Mn2+ है, सॉरी। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि +3 से 0 में जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, x-4 - 2 × 4 = -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +7। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हिडन था, +7 है। तो यहाँ पर अब +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ आया। तो अब आपको समझ आएगा कि यहाँ से क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। बाकी तो आपको दिख ही रहा है Cr2O7 2- है, ठीक है। और यहाँ पे ये किस में जा रहा है, Cr में जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रोमियम पे 2x - 14 डायरेक्ट लिख दे रहा मैं, और ये -2। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो इस पे +6 है और यहाँ पे आपके पास 0 है, तो ये कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है। आपके पास लास्ट है क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या हो रहा है, Cl से Cl- जा रहा है। यहाँ पे देखिए Cl से किस में जा रहा है, Cl-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है। हाँ, Cl से 0 है ना, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिड्यूस ही हो रहा है, तो रिड्यूस ही हो रहा है। अब देख लो, जितना ज़्यादा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था वो कितना था, -0.474 गिवन था। लिख लो 74 गिवन था। यहाँ पे जो गिवन था इसके 1.51 गिवन था, और यहाँ पे जो गिवन था 1.33 गिवन था, और यहाँ पे 1.36 गिवन था। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था। एक चीज़ और याद रख लेना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये फिलहाल के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे कि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं, उसमें हम एनसीईआरटी में जो गिवन है वो क्या है, डेनियल सेल। अब डेनियल सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे आपके पास लोन लिखा है, ये आप ट्रिक समझ सकते हो। लोन मतलब क्या होता है, एल मतलब लेफ्ट साइड, सेल के जो लेफ्ट साइड होता है, और वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओ मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डेनियल सेल की बात करें तो जो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, जिंक होता है। जिंक हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन Zn2+ में जाता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और जो आपके पास राइट साइड होगा, जस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास कॉपर होता है। कॉपर हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, किस में जाता है, कॉपर में, ठीक है। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेना। यहाँ पे आपके पास ये जो दिख रहा है ना, ये कैसा चार्ज है, ये रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये रॉड किसका है, जिंक का है, और ये किसका है, कॉपर का। ये आपके पास अमीटर लगा है, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है। तो मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ना। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है, किसने, Zn2+ में, है ना।
सॉल्ट ब्रिज हमारे पास KCl KNO3 होता है ना, इन अगर पाउडर। तो ये बेसिक बातें थे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या होता है हमारे पास, बेसिकली जो केमिकल एनर्जी होती है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात करेंगे, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, है ना डेनियल। तो केमिकल एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। बस इतना बात याद रख लेना, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो मैं देखो टू दी पॉइंट और मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे आइए देखते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो नए हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या है कि मैं कुछ महीने पहले नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बताया था। उसमें 3 स्टेप फॉलो करने थे। पहला स्टेप था नीट 37 ईयर PYQ। आप PYQ कर लो, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस वैरायटी के क्वेश्चन, कितने वैरायटी के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। मैंने पूरा करा दिया। दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा हैंड रिटेन नोट्स बनाया, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, मैं खोल लेता हूँ, मान लो हेलो एल्केन खोल लिया है ना। तो ये आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे मैं क्वेश्चन सारे देता था, है ना, आप सॉल्व करते थे और फिर उसी दिन सॉल्यूशन देता था। ठीक है, और मैं उसके बाद लास्ट स्टेप में मैंने क्या लिया था, नीट गेस पेपर। थर्ड स्टेप था नीट गेस पेपर। जैसे यहाँ पे देखिए ये गेस पेपर है ना, 10 गेस पेपर आएंगे। आप इसको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता हूँ, 12 अप्रैल से स्टार्ट है और फिर हम नेक्स्ट डे या उसी दिन सॉल्यूशन देते हैं। आप इतना कर लो, लास्ट में के 3 दिन टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के हम क्वेश्चन करा देंगे, आपका काम खत्म। केमिस्ट्री का तो टेंशन मत लो, केमिस्ट्री यहीं से आएगा, यहीं से पैटर्न क्वेश्चन सब कुछ सेम रहने वाला है। बस इतना मैं कह सकता हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें ही किए थे, इस क्वेश्चन आगे देखते हैं ना। हमने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बता दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 अपना ये है कि कभी भी आपको अगर EMF निकालना हो, क्या है, EMF है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और प्रेशर 1 atm हो। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, ये क्या है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ट्रिक आपको बताता हूँ क्या है, कि आपके नोट यही है कि SRP हमारे पास जिसका बड़ा होगा, SRP जिसका बड़ा होगा वो कैथोड होगा और बाकी हमारे पास जो बचा होगा वो एनोड होगा। आप हमेशा ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान के चलना। समझ आए, मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लो आपके पास SRP है कितना, एक जगह है -0.34 और एक जगह SRP है आपके पास कितना है 0.21। तो कौन सा कैथोड होगा आपके पास, ये वाला जो होगा कैथोड होगा, ये एनोड होगा। बस यही स्टैंडर्ड मान के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा गया है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपके पास जस्ट सिंपली क्या देख लेना, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो आपको गिवन है E0 कितना है, Fe से Fe2+, तो ये तो ऑक्सीडेशन गिवन है। देखो ये Fe ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम रिडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आपके पास जो डाटा गिवन है उसको रिवर्स कर दो। ये रिडक्शन है हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो -0.44 हो गया ना। अब दूसरा वाला कॉपर का क्या गिवन है, देखो उसका तो रिडक्शन ही गिवन है, Cu2+ से Cu में जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कोई भी चैप्टर की आपको ज़िंदगी में कहीं दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं क्या नहीं है। टू दी पॉइंट रेलेवेंट चीज़ें बताऊँगा, 10 किताबों को एक जगह ला के रख दूँगा, भले मुझे एक चैप्टर 1 महीना में बनाना पड़े, है ना। तो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का तो मैं टेंशन ही हटा दूँगा, आपको देखना, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है 0.34। तो यहाँ पे ये भी SRP है और आपके पास ये भी SRP है ना। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये हमारे पास कैथोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। अब आपको फार्मूला मैंने क्या बताया, E0 बराबर क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड और माइनस, है ना, स्टैंडर्ड SRP ऑफ एनोड। तो आपके पास कितना 0.34 और माइनस आपके पास कितना है, -0.44 आपको गिवन है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.78 वोल्ट। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है, अच्छा आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आपको 2 इक्वेशन गिवन है, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 गिवन है, ये इक्वेशन 2 गिवन है, बोल रहा है इक्वेशन थर्ड के लिए आप बताइए। तो ऐसे जब भी कभी आपको रिजल्टिंग इक्वेशन आपसे पूछता है, रिजल्टिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखा देता हूँ, हमेशा याद रख लीजिए। देखिए सीधी सीधी बात है कि आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये थर्ड है ना, हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला अपने पास N3 और E3 हो जाएगा, और क्या
N1 मान लो आप, और क्या है E1, और हम क्या मान लेंगे N2 और E2। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। अब देखो N3 आपके पास ये जो थर्ड इक्वेशन है वो E3 वाला है, ठीक है। तब वहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गिवन है N3 वाले में, है ना। तो ध्यान से देखो, तो देखो पहले वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन गिवन है, पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे ना ये दिख रहा है, पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 लिख लो। और आपके पास क्या है, E1 को आप ऐसे ही रहने दो। और दूसरे वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको लिख लो E2। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे E1 E2 के, तो N3 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। और आप E3 ऐसे ही रहने दो। अब देखो एक चीज़ आपको देखना है कि आपको जो रिजल्टिंग इक्वेशन था, ये तो साफ साफ पहले ऐसे लिख लेना। ये आपके पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन था, इसमें प्रोडक्ट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड क्या है। देखो जल्दी से इसको यहाँ पे लिखो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस जल्दी से ट्रिक मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट साइड क्या है, कॉपर है। तो आप एक चीज़ देखो, क्या आप जब दोनों को ऐड कर रहे हो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट साइड आपको कॉपर दिख रहा है। तो प्रोडक्ट साइड भाई आपको कॉपर कहाँ पे दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड क्या चाहिए आपको, Cu+ चाहिए। तो भाई यहाँ पहले वाले में Cu+ कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड है, दिख रहा है आपको Cu+ प्रोडक्ट साइड है। और चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें E1 को चेंज कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं। समझ आ रही वैल्यू बात आपको। तो हम यहाँ पे N1 और ये क्या रख लेंगे, -E1, सीधी बात है। ये हो गया। अब दूसरे वाले में देखो, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट में कॉपर चाहिए, तो दूसरे वाले में कॉपर है, तो आप उसको ऐसे ही रहने दो, मतलब N2 को E2 को आप ऐसे ही रहने दो, बस हो गया काम। और यहाँ पे आपके पास क्या है, तीसरे वाले 3 × E1, वैल्यू पुट कर लो, 3 × E3। E1 क्यों लिख रहे हो भाई, E3 हो जाएगा ना, E3 है ना, 3 × E3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था, और नेगेटिव ऑफ -0.15। और यहाँ पे N2 की जगह कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, और E2 की वैल्यू 0.34। आपके पास E3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सॉल्व कर लो, जो भी आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सॉल्व कर लोगे आप, 0.15 और ये कितना हो जाएगा, 860। तो ये सॉल्व कर लो, ये प्लस माइनस करना है। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 6 में से 1 5, और यहाँ पे 0, तो 0.53 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और ऐसे नहीं आ रहा है आपको, तो ये सेकंड मेथड है, सीधे सीधे आप देखना। सेकंड मेथड, पहला इक्वेशन क्या है, Cu2+ है, E है ना। ये आपके पास Cu+ है, तो आपको प्रोडक्ट साइड देखो यहाँ पे, हाँ ये रिएक्टेंट साइड, रिजल्टिंग इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड चाहिए, तो आप यहीं पे इसको रिवर्स करके लिख लो, Cu इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Cu2+ है, और आपके पास यहाँ पे ये 0.15 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.15 है ना, माइनस कर लेना। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 तो आपको रिएक्टेंट साइड Cu2+ आपको गिवन ही था, वहाँ पे तो प्रोडक्ट साइड Cu चाहिए था, तो ये 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, 1 और 2 को आप ऐड कर लो, तो इक्वेशन 3 आ जाएगा, था है ना। इक्वेशन 3 में क्या आ जाएगा, चाहे ऐड करके आप चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे Cu2+, इससे आपकी ये वैल्यू कर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे Cu+ और ये कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास Cu हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, हो गया। अब आप लिख लो ΔG3 ΔG, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड है ना, इक्वेशन थर्ड को ΔG3 और इक्वेशन 1 को ΔG1 और यहाँ पे ΔG2। तो यहाँ पे क्या होता है, -NF है ना, F तो कॉमन आ जाएगा, E3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -NF E01 प्लस यहाँ पे वही -NF E02 ऐड कर लेना, तो यही आ जाएगा ना, सेम। तो चलिए, ये दूसरा मेथड था, मैंने डिस्कस कर लिया। कॉन्सेप्ट 3 है कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है। देखिए नस्ट इक्वेशन जो होता है, आपको ये तब अप्लाई करना है जब आपके पास ईएमएफ निकालना हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं। ये क्या है, स्टैंडर्ड, ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, स्टैंडर्ड है। और ये ईएमएफ, ये कोई भी कंसंट्रेशन पे आपको लगाना हो फार्मूला, तो नस्ट इक्वेशन लगाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 0.1 0.0। तो जब 1 मोलर के अलावा, 1 मोलर स्टैंडर्ड होता है, 1 मोलर के अलावा कोई कंसंट्रेशन गिवन हो, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ई निकालना है ना, E0 निकालना है। अब यहाँ पे आप वहाँ E0 वैसे नहीं लगा देना है ना, SRP कैथोड -A0, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो यही यहाँ एप्लीकेशन है इसका। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो Mg से हम डायरेक्ट, चलो लिख लेते हैं। Mg से किस में जा रहा है, Mg2+ में जा रहा है, तो लिख लो इसको, Mg से Mg2+, ये कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए Ag से Ag+ से कितने में जा रहा है, Ag में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
Ag हो जाएगा, ठीक है, Ag हो गया। अब एक बार ये हमने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लिया और एक बार रिडक्शन की, हमेशा ऐसे ही करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और फिर दोनों को आप ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास Mg, ये आपके पास सॉलिड है, और क्या हो जाएगा Ag। अब Ag यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे 2Ag हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा, समझ रहे हो, 2Ag प्लस क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड आप क्या लिखोगे, Mg2 प्लस, ये कैसा है, एक्वस है, और इसका Ag प्लस का आपको कॉन्सेंट्रेशन भी पता है ना, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Ag प्लस का 0.001 मोलर, और Mg2 प्लस का भी पता है कितना, 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 मोलर। और यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2Ag आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मतलब आपके पास n की वैल्यू, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा n बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E बराबर आपके पास हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है ना, कैलकुलेशन है, आप परेशान नहीं हो ना, बस आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो 0.0 लगभग 59, कोई 591 लेता है, और मैं लगभग 6 ले लिया है ना, लॉग ये क्या होता है, क्यू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है भाई, ये है Mg2 प्लस, समझ आ रहा है ना, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 10⁻⁻1, और यहाँ पे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो सॉलिड वाले को तो आपको लिखना नहीं है, 1 हो गया, तो बस आपको प्रेशर होता तो प्रेशर लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हमारे पास -3। अब यहाँ पे 2 भी है, दिख रहा है आपको, 2 भी है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर करके लिख दिया। सॉल्व कर लो, आपके पास E0 की भी वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 3.17, तो E बराबर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करके देख लो, 3.02 वोल्ट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देखना, स्पॉन्टेनिटी आपसे पूछता है, तो जो डेल्टा G0 आपके पास होता है वो लेस देन 0 आना चाहिए, E0 ग्रेटर देन 0, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनियस या फेजिबल होता है, ठीक है। जो डेल्टा G होता है, डेल्टा G0 क्या होता है, -NF होता है ना, E0, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, ये हमारे पास सीधी सी बात होगी। और अगर आपके पास क्या निकालते हो, E निकालते हो, एक दूसरा फार्मूला है तो होता है डेल्टा G बराबर -RT, है ना, ln, अगर इक्विलिब्रियम की बात हो तो ln K इक्विलिब्रियम होता है, तो ये भी आप याद रख लेना। और एक डेल्टा G0 मैंने लिखा है, और जो अगर कभी इक्विलिब्रियम पे बात हो तो जो आपके पास ई सेल होता है ये हमारे पास 0 हो जाता है, और जो आपके पास क्यू होता है वो इक्विलिब्रियम पे के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। उस टाइम आपके पास जो फार्मूला निकल के आता है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रख लेना। आइए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है। कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट करके मैंने लिखा है, देखिए इफ़ स्पॉन्टेनियस है तो आपको एक चीज़ तो पता ही है, क्या पता, अगर डेल्टा G आपके पास स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन 0 होगा, और ई ग्रेटर देन 0 होगा, और इसी को आप चाहे ऐसे भी लिख लो, स्टैंडर्ड गिवन है तो ये लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लो आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है, अच्छा C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन है ये पता है ना, ये याद रख लेना, ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखो C2 क्या है, ये रिडक्शन का है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन याद रखना है, रिडक्शन वाले का। और C1 किसका है, ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन वाले का है ना। तो अगर कभी आपको C2 और C1 के टर्म्स में बताना है तो आप क्या बताओगे, हमेशा याद रख लो जो C2 होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है, पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो याद रख लेना, मैंने क्या बोला, सारा कुछ आपको डिटेल में बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ, आप इसको याद रख लेना डायरेक्ट। स्पॉन्टेनियस के लिए ये तो आपको पता ही था, ये डेल्टा G और ये आपको ये पता था, लेकिन आप ये भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पूछ ले तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब मान लो अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में पूछ लेता है ना, प्रेशर के टर्म्स में पूछ लेता है तो वहाँ पे आपको क्या कर देना है, सिंपली आपके पास देखो प्रेशर के टर्म्स पूछा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई सेल बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन सेल है, एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लेना, कॉन्सेंट्रेशन, ये सबसे पहले तो चलो यही बताता हूँ कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होते हैं ना। जब आपके पास सारे वैल्यू सेम हो, जैसे देखो यहाँ पे आपके पास EH सारे वैल्यू मतलब H2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 ही रिड्यूस हो रहा है ना, तो मतलब सेम मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास उसे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल होते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमारे पास क्या होता है, E0 सेल आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपके पास E0 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर E0 0 हो गया
तो अगर मान लो इसके लिए आपको यहाँ पे निकालना है क्या, स्पॉन्टेनियस, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस निकालना है इसके लिए। कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया यहाँ पे, याद रख लेना ना। और कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस आपको निकालना है, स्पॉन्टेनियस। तो कैसे निकालोगे, आपके पास डेल्टा, ये तो हमेशा ट्रू है, डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो, और ई सेल आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। और पी और P1 के केस में अगर आ जाए तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, जो ई लिखोगे आप यहाँ पे ई सेल लिखोगे, क्या हो जाएगा, ई नॉट तो आपके पास जीरो हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन में, तो बचा क्या 0.06 अपॉन एन, और क्या हो जाएगा लॉग P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 मतलब आपके पास जो ये होना चाहिए क्या, P1 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन P2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेना। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना, ये क्या है, ये जो ले रहे हो ये क्या है, P1 है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है, कभी घुमा के दे सकता है, ये रिडक्शन है, रटना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है भाई, W बराबर ZQ। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैं कहूँगा नहीं, मैं यहाँ कहूँगा ये फार्मूला याद रख लो, आपके सारे क्वेश्चन 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपको पता है, क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो वो अब फार्मूला डिराइव होते चले जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपको टू दी पॉइंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो याद रख लेना। अब देखना, अब इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, ये भी आप याद रख लेना। अब फाइंड हाउ मच चार्ज, एक आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, इज नीडेड फॉर, मतलब 1 मोल एल्युमिनियम बनाने के लिए कितने आपके पास चार्ज रिक्वायर्ड है। तो देखो जो भी आपके पास रिएक्शन गिवन हो आप उसको लिख लो, बैलेंस करके लिख लो। 3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव न्यूट्रल कर देंगे, है ना, 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आके न्यूट्रल कर दिए, तो ये क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराड होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 3 फैराड हो जाएगा, मतलब 3 फैराड हो जाएगा। तो 3 फैराड है ना, से कितने आपके पास मोल एल्युमिनियम बन रहा है, यहाँ पे देखो 1 मोल एल्युमिनियम बन रहा है। 3 फैराड से कितने एल्युमिनियम बन रहा है भाई, 1 मोल एल्युमिनियम बन रहा है, तो हो गया बस 3 फैराड चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे ही बस याद रख लें, जो भी आपको कभी गिवन हो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराड से रिप्लेस कर देना। मान लो आपके पास अगर Cu2+ लिखा है ना, दूसरा एग्जाम्पल, तो और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, 2 फैराड से कितने मोल कॉपर आ रहे हैं, 1 मोल कॉपर आ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं, ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। कभी आपको रेजिस्टेंस अगर पूछता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ है, ये एरिया है। ठीक है, अगर आपसे कभी कंडक्टेंस पूछता है, ये क्या है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस अगर पूछता है ना, तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस का रिवर्स कर दो, यूनिट याद रख लेना, महो या ओम इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा इसको बोलते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोल लो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, और कंडक्टिविटी। ठीक है, ये होता है, और ये आपके पास सेल कांस्टेंट है, एल अपॉन ए, एल क्या है, लेंथ, और ये क्या है, एरिया। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर जो कंडक्टिविटी होता है वो आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइड बाई ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ पे क्या होता है, के इंटू 1000 इंटू नॉर्मलिटी। अच्छा, नॉर्मलिटी बराबर एक फार्मूला और पता है क्या, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास एक आता है रिलेशन, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, ये रिलेशन, इसका ग्राफ क्या आता है, ये से, ये हमारे पास ये वाला जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रख लेना, ये पूछा है कभी, पूछता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये आपके पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। एक फार्मूला और लास्ट में बता देता हूँ, अल्फा जो होता है ना, डिसोसिएशन पढ़ते हो जैसे एनिक्विलिब्रियम, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला। और मोलर कंडक्टिविटी बराबर सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में अगर आपको बताना हो तो ये होता है। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट मैंने कोशिश की है आपको बताने के, कुछ डाउट होता है पूछ लेना। कोलराउस लॉ होता है एक, उसको आपको मैं ज़्यादा देखो कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, मैं उसे कोई भी चीज़ इस तरीके से बताना चाहता हूँ आपको मैक्सिमम कोई कुछ रह ना जाए, पर फिर भी अभी टू दी पॉइंट चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैंने मैक्सिमम बता दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बाकी आप हमें ज्वाइन कर सकते, बाकी आप अपडेट होने के लिए हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी GOC ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आज है ना, केमिस्ट्री के लिए अगर कभी आपको पढ़ाई आगे करना पड़े तो आप यकीन करो, आप यहाँ पे रहोगे तो आपको
मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ही रहना। कहने का मतलब क्योंकि हमें पता है ना हम जो कंटेंट देने वाले अपने आप पे इतना भरोसा है, और खुद जीओसी का लेक्चर देखना है, वही एक टॉपिक है जो मैं पूरा पढ़ाया हूँ, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि हाँ किस तरीके से कोई भी चीज़ कनेक्टिविटी से पढ़ाई की जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।